नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। बिहार में बहुप्रतीक्षित सम्राट चौधरी कैबिनेट का एक्सपेंशन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसके गवाह देश के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और नीतीश कुमार बने। लेकिन इस एक्सपेंशन ने एक नए पटकथा को जन्म दे दिया है। नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो स्क्रिप्ट है उसको जन्म दे दिया है। क्या सम्राट चौधरी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या सम्राट चौधरी लॉन्ग टर्म के लिए भाजपा के फेस बिहार में बने रहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी भाजपा के ओवरऑल पसंद नहीं बताए जाते हैं। सम्राट चौधरी किन के पसंद रहे हैं ये पब्लिक डोमेन में है। किस प्रकार से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आए। एक तरह से नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने शर्त रख दी थी कि यदि पावर ट्रांसफर होता है तो सम्राट चौधरी ही हमारे विकल्प होंगे। दूसरी तरफ भाजपा और संघ ये चाह रही थी कि उनके विचारधारा से निकले हुए कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो नित्यानंद राय हो या विजय सिन्हा हो या मंगल पांडे हो। लेकिन किस प्रकार से सम्राट चौधरी के लिए नीतीश कुमार हार गए? आपको वो मीटिंग याद है जिस मीटिंग में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और तमाम नेता, विनोद तावड़े, राज्य के जो प्रभारी विनोद तावड़े, तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आशीर्वाद के अलावा तमाम भाजपा में कई ऐसे नेताओं के आशीर्वाद पहले से प्राप्त कर लिए थे, जिनके कारण सम्राट चौधरी की जो उपस्थिति थी या दावेदारी थी और मजबूत हो गई। लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी कभी साथ दे के बाद में मात दिया जाता है। राजनीति में और शतरंज में राजा और मंत्री को बचाने के लिए सिपाहियों का बलिदान दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार भाजपा ने नीतीश कुमार के पसंद को मानकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सम्राट चौधरी लॉन्ग पीरियड के लिए भाजपा के चेहरा नहीं होंगे और सम्राट चौधरी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं और आज के कैबिनेट एक्सपेंशन ने यह क्लियर कर दिया है कि उस व्यक्ति को आज के कैबिनेट में जगह दिया गया है जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं नाम बताने जा रहा हूं। ये इनसाइड स्टोरी, पर्दे के पीछे भाजपा का खेल, कैसे कुछ समय के लिए नीतीश कुमार के मान को रखने के लिए, नीतीश कुमार के सम्मान को रखने के लिए सम्राट चौधरी को फेस बनाया गया है, सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन आज जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसमें दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक, मिथिलेश तिवारी जो गोपालगंज से आते हैं, उनको कैबिनेट में जगह दिया गया है। कैसे मिथिलेश तिवारी को बिहार के राजनीति में एस्टैब्लिश करने के लिए पहले गोपालगंज से टिकट दिया जाता है, चुनाव नहीं जीतते हैं, फिर गोपालगंज से उठाकर उनको बक्सर भेजा जाता है, वहाँ भी चुनाव नहीं जीतते हैं। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में मिथिलेश तिवारी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं और मिथिलेश तिवारी को कैबिनेट में जगह दिया गया है। एक तीर से कई शिकार भाजपा करना चाहती है। गोपालगंज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से कनेक्टेड एरिया है, जिला है, और मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से आते हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है और एक चाहे अनचाहे आप कहिए तो ठाकुरवाद का जो आरोप योगी आदित्यनाथ पे लगता है, उससे कुछ समाज और कुछ जातियों में रोष है और उस रोष का सबसे अधिक शिकार या ठाकुरवाद का शिकार कोई जाति है उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। तो मिथिलेश तिवारी के माध्यम से जो नाराजगी ब्राह्मणों में योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर है, ठाकुरवाद को लेकर है, उसको कहीं न कहीं काउंटर करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो यदि ब्राह्मण चेहरा में किसी को मंत्री बनाना था तो सबसे उपयुक्त मंगल पांडे थे।
मंगल पांडे तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया गया था, और प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित करने से पहले इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। 2013 जून का वो वाकया याद होगा, गोवा में जो अधिवेशन चल रहे थे और कैसे राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार और बीजेपी में जो संबंध विच्छेद हो गए। आपको याद होगा कि शरद यादव एनडीए के कन्वीनर पद से इस्तीफा दे दिए और उसके बाद ही 13-14 के कार्यकाल में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं और 2014 में नीतीश कुमार यानी जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती है। हालांकि जेडीयू उस समय 2 सीटों पर सिमट जाती है, एक तो शायद पूर्णिया, दूसरा नालंदा सीट जीतने में सफल जेडीयू उस समय 2014 के लोकसभा चुनाव में होती है। उस समय प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ही हुआ करते थे और मंगल पांडे सुशील मोदी के आदमी बताए जाते थे। वो मंगल पांडे जिन्होंने बंगाल में परफॉर्म करके दिखाया है, सब प्रभारी थे मंगल पांडे, और बंगाल जैसे कठिन राज्य में कमल खिलाने का काम मंगल पांडे किया। और मंगल पांडे को पुरस्कृत करने के बजाय आपने कैबिनेट में भी जगह नहीं दिया उनको। चर्चा यह है कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कौन देखा है भविष्य? आपको याद है, यदि पुराने जो पत्रकार हैं या राजनीति को समझते हैं, बिहार के राजनीति को समझते हैं, तो आपको याद होगा 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और रामेश्वर चौरसिया जो बिहार से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको सब प्रभारी बनाया गया था। और कैसे अमित शाह और रामेश्वर चौरसिया की जोड़ी ने चौथे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी भाजपा को ग्रांड विक्ट्री दिलाने में सफल होते हैं 2014 लोकसभा चुनाव में। और यदि मैं सही हूँ तो 80 में से 72 या 73 सीटें जीतने में भाजपा सफल रही थी। अमित शाह तो पार्टी के अध्यक्ष बन गए, बाद में देश के गृह मंत्री बने। और रामेश्वर चौरसिया को क्या मिला? रामेश्वर चौरसिया को क्या मिला? विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया गया उस व्यक्ति को। तो भाजपा कभी भी ताकतवर नेता या संगठन को समझने वाला या जो एक मतलब बड़े नेता है उसको डेवलप नहीं होने देना चाहती है। आप हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कैसे कैसे कमजोर नेताओं को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना रखा है। भजनलाल शर्मा जो कभी मंत्री बनने का भी सपना उन्होंने नहीं देखा, वो अपने राजनीति के अंतिम एक मतलब 50, 55, 60 के एज के फासले में भजनलाल शर्मा थे। वो सोच रहे थे कम से कम एक बार विधायक बन जाए। पार्टी ने सांगानेर से टिकट दे दिया, भजनलाल शर्मा विधायक हो गए। वो विधायक बनने से ही खुश थे, मंत्री बनने का सपना भी नहीं देख रहे थे। क्योंकि मैं राजस्थान को बिहार से बेहतर समझता हूँ। मुझे याद है भरतपुर के नदवाई से जब भजनलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे थे तो 5000 वोट भी नहीं आया था उनको। उस व्यक्ति को आपने सीधे विधायक से मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव कभी सपना में भी नहीं सोचा था, जहाँ शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता हों, ज्योतिराज सिंधिया जैसे नेता हों, वहाँ आपने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। नायब सिंह सैनी, जिस हरियाणा के राजनीति में जाटों का वर्चस्व है, वहाँ आपने नायब सिंह सैनी को बना दिया। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर को बना दिया। कभी भी भाजपा स्ट्रॉन्ग नेता को डेवलप नहीं होने देना चाहती है। और खासकर पिछड़े समाज का आप एक पूरा एनालिसिस देखिए। पिछड़े समाज से आने वाले किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि बीजेपी उसको मतलब राजनीति के शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया हो, तो आप नाम बता दीजिए। शिवराज सिंह चौहान बन रहे थे तो उनका कद छाट दिया गया। अब देखिए महाराष्ट्र में या किसी मराठी या ओबीसी नेता को आप वहाँ डेवलप नहीं होने देना चाह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, हालांकि वो भी एक अमित शाह के लिए चैलेंज है। जैसे योगी आदित्यनाथ, अब योगी आदित्यनाथ को बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश और बिहार का कनेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ। तो मिथिलेश तिवारी को मंत्री बनाने के पीछे का मकसद है कि यदि भविष्य में सम्राट चौधरी को हटाकर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उसमें मिथिलेश तिवारी जैसे चेहरा हैं। ऐसा चेहरा जो बहुत पॉपुलर नहीं हो, संगठन को बेहतर ढंग से नहीं समझता हो, ऐसे ही व्यक्ति को भाजपा पसंद करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं भविष्य में क्या आप 3-4 महीने के अंदर आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले किसी पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बिहार में अग्रे यानी जनरल कास्ट से आने वाले किसी व्यक्ति को सम्राट चौधरी के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसमें सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति है मिथिलेश तिवारी है, क्योंकि मिथिलेश तिवारी को मंगल पांडे के जगह पर बनाया गया। यदि ब्राह्मण कैटेगरी में ही किसी को मंत्री बनाना था तो मिथिलेश तिवारी और मंगल पांडे का कोई तुलना नहीं है। मंगल पांडे बंगाल में परफॉर्म करके आपको दिखाया है, उससे पहले हिमाचल में परफॉर्म करके उन्होंने दिखाया था। जहां भी आपने उनको जिम्मेवारी दी, मंगल पांडे परफॉर्म करके दिखाए, और परफॉर्म करने वाले को क्या मिलता है, इनाम मिलता है कि वनवास मिलता है, आप बताइए। तो भाजपा के डबल चेहरे हैं। एक तरफ वो नीतीश कुमार को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो पसंद हैं उनको शॉर्ट पीरियड में ही निपटा देंगे और ऐसे किसी व्यक्ति को बनाएंगे मुख्यमंत्री जो जनरल कास्ट से हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को निपटाया जाए। और आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते होंगे तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन बना के 2024 में एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए बनकर उभरे और नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 5 घंटे तक पीछे रहना पड़ा। प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे बनारस से लगातार 5 घंटे तक। कैसे मतलब जो है उनका काउंटिंग रोका गया। हालांकि बाद में चुनाव वो जीत गए। तो सम्राट चौधरी कैबिनेट एक्सपेंशन ने नए पटकथा को डेवलप किया है। नए पटकथा ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं कि सम्राट चौधरी कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चर्चा तो इस बार ही था कि किसी मतलब जनरल कास्ट से आने वाले व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटा के केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो ओबीसी समाज से आते हैं। अब बंगाल में जो मैंडेट मिले हैं, असम में जो मैंडेट मिले हैं, उससे बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी जो लीडरशिप है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्साहित हैं। हो सकता है कि सम्राट चौधरी को यहाँ बदला जाए, वहाँ योगी आदित्यनाथ को चेंज किया जाए, यहाँ पे किसी जनरल कास्ट मिथिलेश तिवारी जैसे किसी चेहरे को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए और वहाँ पे पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि अखिलेश यादव को चैलेंज किया जा सके। हालांकि यदि कैबिनेट एक्सपेंशन की यदि आप डिकोडिंग करें तो एक तरह से बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। ईबीसी ओबीसी को महत्वपूर्ण जगह दिया गया है। करीब 7 से 8 जो है अति पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। वहीं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है अग्रणी जातियों का, जो ब्राह्मण राजपूत भूमिहार, राजपूत समुदाय से 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है। भूमिहार समाज से 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है। ब्राह्मण समुदाय से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसी तरह यदि यादव को देखें तो यादव समाज से भी 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। धानुक समाज से 2 या 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है। महिलाओं को देखें तो 5 महिलाओं को जगह दी गई है, जिसमें 2 बीजेपी कोटा से हैं। बीजेपी कोटा से श्रेयसी सिंह हैं और रमा निषाद है। श्रेयसी सिंह राजपूत हैं और रमा निषाद अति पिछड़ा है, मल्लाह समाज से आते हैं। उनके पति अजय निषाद भाजपा से सांसद रहे, हालांकि बीच में उन्होंने पार्टी छोड़ा और 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे। और उनके ससुर के नाम पे एक रिकॉर्ड भी है। शायद ही वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता होंगे जिन्होंने हर पार्टी का मुंह देखा है। हर पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के वो लोकसभा में गए थे। केंद्र में मंत्री भी रहे, एमओएस थे।
और जेडीयू का आप देखें तो जेडीयू ने 3 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी है। एक लेसी सिंह है, दूसरा स्वाति गुप्ता है जो शिवहर से विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं। शायद उनको सामाजिक कल्याण विभाग का जिम्मेवारी दिया गया है। और एक शीला मंडल है जो मधुबनी से संबंध रखते हैं, झंझारपुर से, जो अति पिछड़ा समाज से है, मुसहर है, मतलब क्या कहते हैं, ये धानुक समाज से आते हैं। उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। हालांकि धानुक समाज या उनको या आप गंगोत कह सकते हैं, बुलो मंडल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। सबसे इंटरेस्टिंग निशांत को लेकर है, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया गया है। कितना परफॉर्म कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। 2 बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि 2 ऐसे लोग को मंत्री बनाया गया है जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। एक तो निशांत, दूसरा दीपक प्रकाश। लेकिन यदि आप क्षेत्रीय संतुलन को देखें तो पटना जिले में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है, 13। वहाँ से 1 मंत्री बनाया गया रामकृपाल यादव को। पूर्वी चंपारण में देखें तो पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। पश्चिमी चंपारण में से नंदकिशोर पासवान को मंत्री बनाया गया है। यानी चंपारण बेल्ट से सिर्फ 1 व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। यदि आप जिला वाइज देखें तो मधुबनी से 3 व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, शीला मंडल, नीतीश मिश्रा और एक और के व्यक्ति, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है। आप समझ सकते हैं मधुबनी छोटा जिला है, वहाँ से 3 लोगों को मंत्री बना दिया। और मोतिहारी जहाँ मतलब 12 विधानसभा हैं, वहाँ आपने किसी भी एक व्यक्ति को आपने मंत्री नहीं बनाया। 12 में से मैं समझता हूँ 11 एनडीए के झोली में, 1 सिर्फ ढाका जो है वो आरजेडी के जीत पाई थी। इसी तरह मुजफ्फरपुर में आप देख लीजिए तो मुजफ्फरपुर में भी शायद 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें दोनों मतलब एक रमा निषाद को बनाया गया, एक केदार गुप्ता को बनाया गया। केदार गुप्ता अति पिछड़ा समाज से हैं, रमा निषाद भी शायद अति पिछड़ा मलाह समाज से हैं। लेकिन यदि निषाद के समीकरण को समझेंगे तो मुजफ्फरपुर के ही सांसद जो हैं केंद्र में MOS हैं, मतलब ये चौधरी साहब जो हैं वो भी निषाद हैं, मलाह समाज से आते हैं, जो केंद्र में मिनिस्टर हैं, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। और रमा निषाद भी औराई मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करती हैं। तो मतलब जो समीकरण बैठाने का जो मतलब एक था उसमें थोड़ा मुझे असंतुलन दिख रहा है। ओवरऑल देखें तो जाति जो समीकरण है उनको मतलब ठीक ठाक बैठाने का प्रयास किया। हालांकि आप गोपालगंज देखिए 2 लोगों को मंत्री बना दिया गया, मिथिलेश तिवारी और सुनील कुमार, दोनों गोपालगंज से हैं। अब सीतामढ़ी को एक भी अब जिम्मेवारी सीतामढ़ी से एक भी नहीं मिला, मोतिहारी से एक भी नहीं दिया आपने। तो इस प्रकार से 14 जिले हैं जहाँ से किसी भी विधायक या व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो एक ओवरऑल संतुलन कास्ट में तो दिखता है, लेकिन क्षेत्रीय वाइज जो संतुलन है वो देखने को नहीं मिलता है। गृह विभाग सम्राट चौधरी अपने पास उन्होंने रखा है। विजय सिन्हा को जैसा संभावना था कि उनको गृह विभाग दिया जा सकता है, उनको कृषि विभाग दिया गया है। वहीं भूमि सुधार आयुष विभाग जो है दिलीप जायसवाल को दिया गया है, जो पहले भी इस विभाग को संभाल चुके हैं। लेकिन पूरे स्टोरी की जो इनसाइड स्टोरी है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसके पीछे एक नई पटकथा है कि सम्राट चौधरी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी ने बंगले का विस्तार तो कर दिया है, लेकिन उनका जो कार्यकाल का जो विस्तार है मुझे नहीं लगता है कि लंबा होगा, छोटा कार्यकाल होगा सम्राट चौधरी का। और ये बात बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपको बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।